हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल MES क्लासेस पर। तो देखिए, हमने मैथ का कुछ प्रश्न लिया है MTS मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो देखिए प्रश्न क्या है। स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे और धारा 3 घंटे तक चलती है। धारा की दिशा में यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। देखिए, स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे और धारा की दिशा में 3 घंटे तक चलती है, तो वह कुल कितनी दूरी तय करेगी। देखिए, शांत जल में नाव की चाल कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में नाव का चाल कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा। धारा की दिशा में नाव का चाल होगा, ये नाव की चाल शांत जल में या स्थिर जल में और धारा की चाल दोनों जुड़ जाता है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितना होगा? दोनों जुड़ जाएगा। धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर 10 + 2 = 12 km प्रति आवर, ये हो जाएगा। और धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, ये देखिए घट जाता है। विपरीत दिशा में जब उधर से धारा आ रही है, नाव इधर से जाएगी, तो विपरीत दिशा में क्या होगा? नाव की चाल घट जाएगा। 10 में से 2 घट जाएगा, बराबर 8 km/h। अब प्रश्न क्या कहा है कि यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे और धारा की दिशा में 3 घंटे चलती है, तो वह कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो धारा की विपरीत दिशा में ये नाव कितने समय तक चलती है? 4 घंटे। तो देखिए, धारा के विपरीत दिशा में चली गई दूरी प्लस धारा की दिशा में चली गई दूरी। देखिए, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल कितना है? धारा की विपरीत दिशा में चाल 8 है, तो ये लिया जाएगा। और धारा की विपरीत दिशा में कितने घंटे चलती है? 4 घंटे, ये हो गया। और धारा की दिशा में चाल तो हो जाएगा कितना? 12। और कितना समय चलती है? 3 घंटा। तो ये 3 से गुणा हो जाएगा। ये धारा की विपरीत दिशा में चली गई दूरी हो गया, और ये धारा की दिशा में चली गई दूरी हो गया। तो 8 × 4 = 32 और ये 36, 68 किलोमीटर। देखिए, आप उसको बहुत शॉर्ट में ही डायरेक्ट पढ़ करके डायरेक्ट उन चीज़ों को लिख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा समझाने के लिए इसको लिख दिया। तो कितना आया? 68 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। R is smaller than
5। देखिए प्रश्न है, यदि r सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा। मतलब गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। गोले की त्रिज्या r है और घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, त्रिज्या इसका r दिया है 4 पाई r स्क्वायर, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर। देखिए 4 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे r स्क्वायर बराबर 6 गुणे और भुजा 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। r स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 6 गुणे 5 का स्क्वायर बटे 4 गुणे 3.14। देखिए अब r बराबर हो जाएगा, इस सब करड़ी में हो जाएगा लेकिन 5 और 4 निकल जाएगा, ये 5/2 और रूट में बचा ये 6/3.14। देखिए ये 2 बार नहीं जाएगा, मतलब √2 से इसका मान कम है, √2 से इसका मान कम है, और ये है 2.5, ये 2.5 है, और 2.5 के लिए ये होना चाहिए 2, तब 5 होगा, और ये जो है 2 नहीं होगा क्योंकि ऊपर 6 है नीचे 3.14 है, 2 बार नहीं जाएगा, अर्थात इसका मान 2 से कम है। और जबकि इसका मान कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, इसका मान 4 होना चाहिए, तब यहाँ 2.5 होगा और इसका मान 4 होगा, तब इसका वर्गमूल 2 होगा, 2 से 2 कटेगा तब 5 आएगा। लेकिन ये नहीं है, 2 नहीं है, 4 तो बहुत और आगे है, 2 नहीं पूरा हो रहा है, तो इसलिए r का मान कितना होगा, r का मान 5 से कम होगा, r का मान 5 से कम होगा। ऑप्शन डी इज राइट। यहाँ क्या होगा, r इज स्मॉलर देन 5, r का मान 5 से कम होगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुपया 46,000। देखिए प्रश्न है, एक कंपनी में 12 कर्मचारियों का औसत वेतन 20,000 रुपये है। एक कंपनी में 12 कर्मचारियों का औसत वेतन 20,000 रुपया है। यदि प्रबंधक के वेतन को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत वेतन में 2,000 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो प्रबंधक का वेतन ज्ञात कीजिए। 12 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 20,000 रुपये। प्रबंधक के वेतन को भी शामिल कर लिया जाता तो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो 13 कर्मचारी जब हो जाते हैं तब औसत वेतन कितना बढ़ जाता है, 2,000 की वृद्धि होता है। मतलब पहले कितना था, 20,000, बाद में कितना हो जाता है, 22,000 हो जाता है। तो प्रबंधक का वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए औसत वेतन बराबर कुल वेतन
बटे कर्मचारियों की संख्या। औसत वेतन बराबर कुल वेतन बटे कर्मचारियों की संख्या। तो यहाँ 12 कर्मचारियों का कुल वेतन तो क्या होगा 12 गुणे 20,000, और फिर जब प्रबंधक भी शामिल हो जाएगा तो कर्मचारी हो जाएंगे 13। तो 13 कर्मचारी का कुल वेतन, तो यहाँ औसत तब 22 हो जाता है, 22,000। तो 13 गुणे 22,000, तो 13 कर्मचारियों के कुल वेतन में से 12 कर्मचारियों का कुल वेतन निकाल लेंगे, प्रबंधक का वेतन पता चल जाएगा। देखिए, प्रबंधक का वेतन बराबर 13 कर्मचारियों का कुल वेतन, 13 कर्मचारियों का कुल वेतन माइनस 12 कर्मचारियों का कुल वेतन। देखिए, कुल वेतन निकालने के लिए औसत वेतन में कर्मचारियों की संख्या से गुणा कर देंगे। 13 कर्मचारियों में प्रबंधक भी शामिल है, तो 13 कर्मचारी जब होते हैं तो औसत वेतन 2,000 बढ़ता है। पहले कितना था 20,000, तो 22,000 हो जाएगा। 13 गुणे 22,000 माइनस 12 गुणे 20,000। अब 3 0 और 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 2 28 माइनस 12 दूनी 24 और कितना 0। अब इसमें से इसको घटा लेंगे तो 3 0 3 0 ये हो गया, और 6 में से 0 घटाएंगे 6 और 8 में से 4 घटाएंगे 4। तो इसका मतलब प्रबंधक का वेतन कितना हुआ 46,000 आया। तो ऑप्शन डी इज राइट, प्रबंधक का वेतन 46,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7/40। देखिए प्रश्न ये सरलीकरण का प्रश्न है। यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए माइनस बी का मान कितना है। तो सबसे पहले ए और बी का मान निकाल लेते हैं। देखिए, ए बराबर कितना है, तो इसमें देखिए यहाँ गुणा भी है भाग भी है। तो पहले भाग की प्रक्रिया करते हैं। तो 1/2 प्लस 1/3 गुणे 1/4। यहाँ 1/5 है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 5/1 हो जाएगा, माइनस 1/6। और ऐसे बी का देखें, बी का कितना है, यहाँ भाग है तो पहले भाग की प्रक्रिया करेंगे। ये इतना गुणे 1/4 और प्लस 1/5। अब देखिए इसमें ये जोड़ है, घटाना है और गुणा है। तो पहले गुणा का काम करेंगे। ये कटेगा नहीं कुछ, ऊपर सबका गुणा हो जाएगा, नीचे सबका गुणा। तो 1/2 प्लस 5/12 माइनस 1/6। ऐसे इसमें हो गया, ऊपर तीनों का गुणा, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, कटेगा नहीं कुछ। तो 3/4 दूनी 8 और प्लस 1/5। अब देखिए इसमें जोड़ लेंगे तो सबका एलसीएम हो जाएगा 12। तो 2 छक 12, तो 6 कन्यम 6 और 12 कन्यम तो 5 यहाँ हो गया, 6 दूनी 12 तो 2 हो गया। ऐसे यहाँ करेंगे, 8 5 का लघुत्तम कितना हो गया 40, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 15 और 8 कन्यम 8। तो यहाँ हो गया 23/40। और यहाँ भी हो गया 6 5 11, 11 में से 2 घटेगा 9/12। तो
तो यहाँ 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, इसका मान आ गया 3/4। अब क्या निकालना, a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी। तो a का मान दिया है 3/4 निकला और b का मान हो गया 23/40। 4 और 40 का लघुत्तम 40 होगा, तो 10 4 दाहिने 40, 10 तियाँ 30, ये 30 हो गया और ये 23 हो गया। 30 में से 23 घटाएंगे 7 हो जाएगा, 7/40। ए माइनस बी का मान 7/40, तो ऑप्शन डी सही है। अब अगला प्रश्न देखिए, 256 cm। देखिए कहा है वृत्त का व्यास 112 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। r पता होना चाहिए, तो d पता है। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो इसमें जो है वृत्त का ये त्रिज्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 112/2, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12 बराबर 56 सेंटीमीटर। और वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, 2 × 22/7 और r का मान हो गया 56, तो 7 × 8 = 56, 8 दूनी 16, 16 × 22, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 और 3 35, इतना सेंटीमीटर, 352 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है 25%। देखिए ये प्रश्न है कि एक पंखे को 1560 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है, उस पंखे को 960 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो लाभ हानि जो है ये क्रय मूल्य जब पता होता है उसी से कंपेरिजन होके पता चलता है। तो सबसे पहले इससे जो है ये जो दिया है कि 1560 रुपये में बेचने पर इसे 30% का लाभ होता है, तो इससे जो है इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर निकल जाएगा। तो देखिए कैसे, कितना लाभ होता है 30%। ये विक्रय मूल्य 1560 है और क्रय मूल्य मान लिया हमने x, माना क्रय मूल्य बराबर ₹x। अब देखिए x का कितना लाभ होता है 30%, तो x × 130/100 बराबर कितना, 1560। अब ये जो है ये कैंसिल हो गया और 13 से इसको काटेंगे तो 13 × 13 दूनी 26, 13 × 13 दूनी 26, इतना इसका इधर गुणा होगा, x बराबर हो गया 1200 रुपया, मतलब इसका क्रय मूल्य पता चल गया। अब 960 में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो अब हानि तो निकाल सकते हैं। हानि बराबर इसका क्रय मूल्य 1200 है, बेचा जा रहा है 960 में, तो हानि तो स्वाभाविक है। तो 1200 में से पहले 960 माइनस करेंगे तो 0 और 10 में से 6 घटाएंगे 4 और 11 में से 9 2, इतना हुआ 240 रुपया। लेकिन अब प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य, तो 240 / क्रय मूल्य कितना है 1200, क्रय मूल्य 1200 है, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य × 100। देखिए इतना होगा। अब ये कट जाएगा इससे, 12 दूनी 24, तो 20%। प्रतिशत हानि कितना हुआ 20%। तो इसका
ऑप्शन बी सही है। देखिए, जिन लोगों ने अभी वीडियो को शेयर नहीं किया वो कमेंट करिए, और उसके बाद जो है सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। और अब नेक्स्ट वीडियोज में फिर मिलेंगे।